गरीब बेटी की किस्मत। मुकेश नाम का व्यक्ति जमींदार के घर काम किया करता था। जमींदार रमेश बहुत घमंडी और गुस्से वाला था। जरा जरा सी बातों के लिए मुकेश को बातें सुनाया करता था। मुकेश गरीब और ईमानदार था। अपनी बेटी राधा और पत्नी निर्मला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मुकेश गरीब होने के कारण अपने बेटी को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाता था। एक दिन राधा ने स्कूल में टॉप किया तो मुकेश बहुत खुश हो गया और अपनी बेटी को लेकर जमींदार के घर गया और मालिक को बोला, सेठ जी, मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है। वहीं जमींदार की बेटी सोना खड़ी थी। राधा सोना के पास गई और बोली, सोना, ये लो मिठाई खाओ, मैंने स्कूल में टॉप किया है। सोना बोली, सरकारी स्कूल में पढ़ती हो, टॉप करना कौन सी बड़ी बात है। सोना का ताना सुनकर राधा रोते रोते घर चली गई। घर जाकर माँ को अपनी सारी बातें बताई। एक दिन जमींदार रमेश से उसकी बेटी सोना ने बोला, पिताजी, राधा बहुत घमंडी है, इसकी तो आप ऐसी जगह शादी करवाइएगा जहाँ उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाए। रमेश ने कहा, हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ सोचता हूँ। एक दिन जब मुकेश जमींदार के घर काम करने गया तब रमेश ने मुकेश से बोला, मुकेश, अब तो तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? मुकेश ने कहा, जी हाँ मालिक, मैं भी सोच रहा हूँ, मगर दहेज की वजह से थोड़ा सोचना पड़ता है। रमेश बोला, मेरी नज़र में एक लड़का है, वह बहुत ही अच्छा और सुशील है, उसके माँ बाप नहीं है, बाकी तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मुकेश रमेश के साथ लड़का देखने जाता है और बेटी की शादी तय कर देता है। शादी के कुछ दिनों बाद राधा का पति नौकरी से निकलने के बाद घर नहीं आता था। आधी रात को कहीं से खबर मिलती थी, तुम्हारा पति नशे में वहाँ पड़ा है। अब राधा की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। एक दिन राधा की माँ का बुलावा आता है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। राधा अपने घर जाती है और देखती है पिताजी बहुत बीमार हैं। तभी उसकी माँ राधा से बोलती है, दामाद जी से बोलकर कुछ पैसे का इंतजाम कर दो, डॉक्टर ने इलाज में का खर्चा बोला है। राधा रोने लगती है और अपनी माँ से बोलती है, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई है। पिताजी ने मेरी शादी ऐसी जगह करवाई है कि वह नौकरी से घर ही नहीं आते। मेरे पति जुआरी, शराबी सब निकले हैं। कभी कभी मुझे ही उन्हें घर लाना पड़ता है। अब राधा की माँ भी रोने लगती है और राधा से बोलती है, अब तुम्हारे पिताजी का इलाज कैसे होगा? जमींदार के घर पर काम पे भी नहीं जाते। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते थे, इस वजह से जमींदार ने उन्हें काम से निकाल दिया है। अब राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर राधा रोते रोते अपने घर जा रही थी। तभी उसे सुनसान रास्ते पर एक आकाशवाणी होती है और आसमान से आवाज आती है, रो मत बेटी, तुम जाओ और चाय की दुकान खोलो। तुम बस पानी डालना और सारा सामान अपने आप चाय में पड़ जाएगा। यह बोलकर एक रोशनी हुई और सब पहले जैसा हो गया और राधा अपने घर चली गई। अगले दिन राधा ने दुकान लगाई और दुकान में बिना चीनी चाय पत्ती और दूध के चाय बना रही थी और रास्ते में चाय बेचकर खूब पैसे कमाने लगी और पैसे जोड़कर अपने पिता का इलाज कराया और अपने पति को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगी। गरीब का ढाबा। हाईवे के किनारे सुरेश का एक छोटा सा ढाबा था। सुरेश दिल का बहुत साफ और अच्छा व्यक्ति था। पति पत्नी दोनों मिलके ढाबे को बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत से चलाते थे। सुरेश के ढाबे में रात के समय हाईवे से गुजरने वाले सभी यात्रियों को
चाय मिलती थी। ठंड का वक्त था। आसपास कोई ढाबा ना होने के कारण सभी सुरेश के ढाबे में चाय पीने आते थे। सुरेश और उसकी पत्नी कम कमाते मगर बहुत खुश रहते थे। दिन भर काम करते और रात में सुरेश की पत्नी वहीं सो जाती थी। सुरेश रात में जागकर सुबह 4 बजे तक ढाबा खोले रहता था। एक दिन सुरेश की पत्नी सो रही थी और सुरेश के ढाबे पर कुछ लोग नशे में आए और सुरेश से चाय लाने को बोला। सुरेश ने चाय बनाकर उन्हें दिया। चाय पीकर वह लोग जाने लगे तो सुरेश ने अपने चाय के पैसे मांगे। तभी एक गुस्से से बोला, रुक, अभी तुझे बताता हूँ और अभी तुझे पैसे देता हूँ। और सुरेश से लड़ने लगे। फिर सुरेश को बहुत मारा। इतने में सुरेश की पत्नी बाहर आ गई और सुरेश को बचाने लगी। तभी उनमें से एक बदमाश ने ढाबे में आग लगा दी। अब ढाबा जलकर खाक हो चुका था। सुरेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। अब सुरेश और उसकी पत्नी के पास कोई घर नहीं था। बेचारे सड़क के किनारे ही सोते थे और वहीं चाय बनाकर अपना गुजारा करने लगे। कुछ समय बीता और सुरेश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, चाय देना जरा। और फिर बोला, मैंने तुम्हें पहले ढाबे में देखा था, क्या वह ढाबा तुम्हारा ही था? सुरेश ने उत्तर दिया, जी हाँ, मगर मेरे पास अब ना ही तो कोई ढाबा है और ना ही कोई रहने की जगह है, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे ढाबे में आग लगाकर उसे जला दिया। व्यापारी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और बोला, ये लो कुछ पैसे और इसे तुम अपना दोबारा से ढाबा शुरू करो। सुरेश बोला, नहीं नहीं, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं और मैं इन रुपयों का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। व्यापारी ने उत्तर दिया, तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे ढाबे पर जो भी गरीब बिना पैसे के खाना खाने आए उसे मेरी तरफ से भोजन करा देना। Thank you very much. मेरे लिए इतना ही काफी होगा। व्यापारी वहां से चला गया। अब सुरेश ने फिर से नए ढाबे की शुरुआत की और ढाबा चलाने लगा। ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा और सुरेश गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। एक दिन सुरेश ने उन लड़कों को फिर से आते देखा। तभी सुरेश ने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया और फिर कुछ देर बाद पुलिस आई और उन्हें पकड़कर ले गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मोतीलाल नगर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसी गांव में मुकेश नाम का सरपंच रहता था। वह बहुत ही अमीर और कंजूस था। रामू मुकेश के खेतों में काम किया करता था और मुकेश उसे समय पर पैसे भी नहीं देता था और कोई न कोई गलतियां निकाला करता था। एक दिन रामू की बेटी बीमार पड़ गई और रामू भागते हुए सरपंच के घर जाता है।
सरपंच जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे उसका इलाज कराना है। पिछले हफ्ते ही तो तुझे पैसे दिए थे, जुआ खेल लिया था क्या? जा, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। रामू उदास हो जाता है और चुपचाप अपने घर की ओर चला जाता है। और रास्ते में उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो। रामू उसके पास जाता है और उसे कहीं से पानी लाकर पिलाता है और पूछता है, बाबा आप ठीक हो? तुरंत अपनी असली रूप में आ जाता है और बोलता है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत परेशान भी हो। तुम्हारी बेटी बीमार है ना? यह बोलकर रामू को एक जादुई पतीला देता है और बोलता है, यह एक जादुई पतीला है, इसमें जो भी डालोगे वो चीज बहुत सारी हो जाएगी। उसे लेकर रामू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उसमें अपनी बीवी के सोने की अंगूठी डाल देता है, बहुत सारी अंगूठियों में बदल जाती है। उसे बेचकर रामू अपनी बेटी का इलाज कराता है। ऐसे ही कुछ दिनों में रामू बहुत अमीर हो जाता है और रामू सरपंच के खेतों में काम करना भी बंद कर देता है। एक दिन सरपंच रामू के घर के पास से गुजर रहे थे तो सरपंच ने देखा, रामू का इतना बड़ा घर और अच्छा कैसे हो सकता है, और रामू इतना पैसे वाला कैसे हो सकता है? मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। एक दिन रात में सरपंच चुपके से रामू की खिड़की से झांकता है और देखता है रामू उसी पतीले में सोना डालकर उसे खूब सारे सोने में बदल रहा था। यह देखकर सरपंच का लालच बढ़ जाता है और मौका पाकर रात में उस पतीले को चुरा लेता है। सरपंच घर जाकर पतीले में अपनी पत्नी के सोने के जेवर डाल देता है और देखते ही देखते सारे जेवर घास फूस में बदल जाते हैं। सरपंच गुस्से से लाल पीला होता है और उस पतीले को तोड़ देता है। अगले दिन रामू जब सुबह उठता है तो देखता है पतीला नहीं है। वह हर जगह पतीले को ढूंढता है लेकिन उसे पतीला कहीं नहीं मिलता है। रामू को अब कोई परेशानी नहीं थी। रामू भगवान के पास मंदिर में जाता है और भगवान से बोलता है, हे प्रभु, जो चाहिए था वह मुझे मिल गया। अब मुझे उस पतीले की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कोई जरूरतमंद इंसान ही उसे चुरा ले गया है। भगवान उसका भला करना। यह बोलकर रामू खुशी से अपने घर पे चला जाता है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। सौतेली माँ। राजेश विजयनगर में बहुत बड़ा व्यापारी था। राजेश का अच्छा कारोबार होने के कारण उसके पास काफी नौकर चाकर काम किया करते थे। राजेश की पत्नी राधा बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। राजेश भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजेश जब शाम को घर आया तब राधा ने उससे कहा, सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बोलकर राधा अपने कमरे में चली गई। राजेश खुशी से फूले नहीं समा रहा था। कुछ दिनों बाद राधा ने एक बेटे को जन्म दिया। राजेश ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और बहुत खुश हुआ और अपने बेटे का नाम सार्थक रखा।
राधा बच्चे को जन्म देने के कुछ महीने बाद से ही बहुत बीमार रहने लगी और उसका बेटा सार्थक अभी 3 साल का ही हुआ था। कुछ दिनों बाद राधा का स्वर्गवास हो गया। अब राजेश बहुत परेशान रहने लगा और राजेश को अपने बेटे सार्थक की परवरिश की चिंता सताने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। सार्थक भी 10 साल का हो गया था। फिर राजेश ने दूसरी शादी कर ली ताकि उसके बेटे की परवरिश अच्छे ढंग से हो सके। शादी के कुछ दिनों बाद से ही सौतेली माँ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। राजेश के घर से बाहर जाते ही सौतेली माँ शकुंतला सार्थक से घर का सारा काम करवाती थी और ठीक ढंग से उसके खाना भी नहीं देती थी और तो और उसे मारती भी थी। सार्थक करता भी तो क्या करता, सौतेली माँ का सौतेलापन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। राजेश के घर से जाते ही सार्थक से सौतेली माँ बोली, किचन में बर्तन पड़े हैं, फटाफट धो ले और पूरे घर में झाड़ू लगा देना। मुझे कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। सारा काम करने के बाद सार्थक माँ से बोला, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। सौतेली माँ बोली, दे रही हूँ, रुक। नहीं कौन सी घड़ी में ये भुक्कड़ पैदा हुआ था। एक दिन सार्थक घर से बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे जमीन पर कोई चीज चमकती दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह चिराग था। सार्थक उस चिराग को घर में ले आया और उसे कहीं छुपा कर रख दिया। एक दिन जब सार्थक की सौतेली माँ बाहर कहीं गई हुई थी, तब सार्थक ने उस चिराग को निकाला और उसका ढक्कन खोलकर अचानक देखा तो उसमें से एक अचानक से जिन निकल आया। उसे देखकर सार्थक बहुत डर गया और कमरे में भागकर कहीं छुप गया। थोड़ी देर बाद आवाज आती है, डरो मत मेरे आका, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जो मांगोगे वो मिलेगा। यह सुनकर सार्थक बहुत खुश हो जाता है और अपने लिए खाने की कुछ चीजों का डिमांड करता है। पेट भर खाना खाने के बाद सार्थक ने जिन से कहा, क्यों मुझे घर के कुछ कामों में मदद मिल सकती है। जिन जोर जोर से हंसने लगा और चुटकी बजाते ही घर का सारा काम हो गया। बाहर से जब सौतेली माँ घर में आई तो सारा काम हो चुका था। यह देखकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह बिना बोले ही घर का काम हो गया था। तो यह देखकर सौतेली माँ बोली, क्यों रे, कोई जादू सीख लिया है क्या? जाके अब बाजार से सब्जियां भी लेके आ। सार्थक के पास अब जिन का सपोर्ट होने के कारण उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पिताजी को सारी बात बता दी। राजेश ने अपनी बीवी शकुंतला को खूब डांटा और उसे घर से जाने के लिए कहने लगा। तभी सार्थक ने अपने पिताजी को समझाया और बोला, मुझसे मेरी माँ अब दोबारा मत छीनिए। मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। यह देखकर शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने सौतेले बेटे से सच में बहुत प्यार करने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल